ज़्यादा ना छेड़, एक बार टिक गया ना उसके बाद फिर नहीं छेड़ना, समझिए, फिर बस स्टार्ट ही करना। हाँ तो बेटा मैं मैनुअल स्क्वेंजिंग की बात कर रहा था, बात समझ आ गई आपको कि मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होती है? मैला साफ करने वाली, मैं भलाई यूज करूँगा, हिंदी में मैंने यूज किया तो बड़ी जल्दी समझ आएगा ना, यानी सीवरेज की सफाई उनको क्या बोलते हैं? मैनुअल स्क्वेंजर्स। तो मैनुअल स्क्वेंजिंग ये वाला काम हो गया बेटा, देख रहे हो आप ना बेटा, गटर को साफ करना वगैरह वगैरह ना, ये स्क्वेंजिंग कहते हैं ना। ये घुस रहा है ना बेटा बंदा, अब ये बेटा अनड्रेस जा रहा है बेटा, अनड्रेस जाएगा या तो रिस्क फैक्टर रहेगा ना बेटा ज़्यादा। अब देखो आपको पता ही है, छोटे छोटे होते हैं ना जानवर ना बेटा, बाथरूम भी अगर साफ ना हो ना तो वहाँ पे भी क्या आ जाते हैं? कॉकरोच, है ना। कभी भी आप देखना कॉकरोच तो मिल ही जाते हैं, है ना बेटा, जहाँ गंदगी होती है, क्योंकि भगवान ने बनाया बेटा सिस्टम बेटा, उसको गंदगी में रहना सिखाया है ना। हर बंदे को देखो एक बुद्धि है ना, उसने किसी ने कहाँ रहना है, किसको कौन से जन्म में रहना है बेटा। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि अच्छे कर्म करने बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो ये लिखता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिटेड कर दिया पहले। आपको याद है किसी समय ना ड्राई लैट्रिन्स लोगों के छतों पे होती थी, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, हमने देखी। पहले ये नहीं होते थे जो अब पापा क्या कहते हैं, सीवरेज सिस्टम नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जितने लोग हैं उनके छतों पे होती थी। जैसे आप गांव में जाते हो लैट्रिन बनी होती है ना बेटा, वो तो खुई होती है, कभी ध्यान क्या, वो खुई नहीं होती थी, घर पे ही बनी होती थी। तो लोग लैट्रिन जाते थे ऊपर, उसको साफ करने के लिए ऐसे कोई व्यक्ति आता था तो उसको उठाता था, अपने डिब्बे में डालता था, उसको डस्टबिन टाइप का डिब्बा उसका, समझ आप, उसको उठाकर बाहर दे, समझिए आप। तो वो उसको प्रोहिबिट कर दिया कि भैया ये चीज़ तो प्रोहिबिट ही है, ये लैट्रिन उठाने वाला काम तो बिल्कुल बंद कर दिया। कब से कर दिया? 1993 से। फिर उसके बाद 2013 में क्या किया? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स, उनको रोजगार देना भी प्रोहिबिशन कर दिया, लगाना भी नहीं किसी ने इस काम पे, कहीं अपने घर पे लगा लिया बंदा, हाँ ये भी कर दिया गया। और 2014 में क्या किया? डायरेक्टिव्स इशूड और 27 मार्च एक्सपेंडिंग रिहैबिलिटेशन प्रोविजन, इनको दोबारा व्यवस्थित करो, इनको काम लगाओ, कोई स्कीम आ गई बेटा लोग देने के लिए। मैं तो बैंक में था, हम, मुझे याद है 1 लाख पता नहीं 2.5 लाख देते थे मैनुअल स्क्वेंजर को, 1 लाख से 2.5 लाख कि तू ये काम कर ले, तू दुकान कर ले, तू सिलाई की काम कर सीख ले, है ना, तू वेल्डिंग का काम सीख लेगा। क्लियर होगी बेटा बात? मैंने बड़े लोग दिए, मैं तो ना मतलब वहाँ जहाँ मुझे मौका मिला, मेरी पावर आई थी, उसको खूब इस्तेमाल किया बेटा वेलफेयर के लिए। अरे यार जब सरकार कह रही है इनको दो, तो मैं घंटा 2 घंटे फालतू बैठ जाऊंगा बैंक में और दो लोगों का फायदा कर दूंगा, तो वाई शुड आई? मेरे किसी अफसर ने कह दिया था कुछ ये कुर्सी ना दे रहे, कुछ परमानेंट नहीं मिल गया, तो भगवान ने कृपा की है, और ये टेम्परेरी होती है बेटा, किसी ने छिन जानी है, उसने तो ये शब्द नहीं बोलती, और रिटायरमेंट के बाद तो छिन ही जानी बेटा, सबकी छिन जाती है। वो अलग बात है कि मैंने अभी भी नहीं छोड़ी, अभी लगा हुआ हूँ ना, लोन्स डिपार्टमेंट को भी नहीं मैंने छोड़ा, रिकवरी को मैंने अभी भी नहीं छोड़ा, लगा हुआ हूँ, लोन भी करवाता हूँ लोगों की और रिकवरी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ यार, मैं करूँगा काम, क्यों नहीं करूँगा। बैंक भी कहता है कर ले भाई, तो क्या दिक्कत है, हाँ पहले देखो तनख्वाह देते थे, कमीशन दे देंगे, तो क्या है, फर्क ही है ना। बात ही बदली है, कहानी इधर से उधर ही बढ़ा बेटा, और अब मैं मर्जी का मालिक हूँ। पहले मैं 10 बजे तैयार होकर ऑफिस में बैठता था ना, अब मैं 12 बजे भी चला जाता हूँ, कई बार 2 बजे भी चला जाता हूँ, कई बार जाता भी नहीं ना, ठीक है बेटा। तो नमस्ते स्कीम क्या है बेटा? इसी के लिए रिहेबिलिटेशन, मैंने वर्ड यूज किया रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब है पुनर्विस्थापित करना, किसी को दोबारा से कहीं सेट करना। मान लो यहाँ पर कोई बाहर आ जाएगा, या जैसे आपको आपने देखा नहीं होगा, जब पाकिस्तान से जंग लड़ रही थी तो फाजिलका के लोग यहाँ पर कोई नहीं सुना कि आपके बुजुर्ग आए होंगे, आप पूछ के देखना कि जो जंग लगी थी पाकिस्तान के साथ, तो फाजिलका अब और जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ के लोग वहाँ से भागकर
घर छोड़ के अपने यहाँ आ गए थे, वहाँ तो बम बम बना गिर जाएगा ना। तो फाजिलका वाले जब डब वाले में आ गए तो उनको यहाँ पर क्या कहते हैं रिहेबिलिटेट किया गया, किसी को छोटे छोटे कमरे दिए गए, किसी को धर्मशालाओं में ठहराया गया, ठीक है बेटा। तो रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे अपने आगे, इसको कहते हैं पुनर्स्थापना करनी, रिहेबिलिटेशन। तो इनको हमने नमस्ते स्कीम के अंदर देखो लिखा है ना, स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्पेंजर्स, कि जो मैला धोने का काम करते हैं, मैला उठाने का काम करते हैं, उन लोगों को हमने नमस्ते स्कीम के अंदर 100% मैकेनाइजेशन ऑफ सीवर पर। 100% मैकेनाइजेशन का मतलब है कि भैया सीवर के अंदर जब जाओ तो मशीनरी साथ लेकर जाओ। 100% मैकेनाइजेशन का मतलब ऑक्सीजन भी लेके जाओ। मैकेनाइजेशन का मतलब ये है, ये ना हो कहीं आप वहाँ ऑक्सीजन भी करें, आपको ऐसी ड्रेस पहनो कोई जानवर आपको टच करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कल हमने बुलेट प्रूफ ले ली थी ना जैकेट, ये तो चीज ही क्या है, ये तो छोटी सी बात है, इसमें से गोली नहीं जाएगी। अब ऐसी एक्टें हैं तो ये तो बेटा किसी जानवर को ही रोकना बेटा, उसका डंग कितना ही बड़ा होगा, गोली से बड़ा। हाँ, गोली तो बड़ी स्पीड से आती है ना। तो बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो रही है ना। इस स्कीम के लिए अपना जो बजट था इस बार, उसमें हमने 2023-24 को 100 करोड़ रुपए नमस्ते स्कीम के लिए। और मुझे लगता है आज तक आपको पता नहीं होगा, बजट हमने पढ़ लिया था कि नमस्ते स्कीम क्या थी, ऐसे ध्यान में किसी अपने आप में क्वेश्चन बन गया ना, बाटी नमस्ते स्कीम ना, कितने पैसे एलोकेट किए ना, और ये स्कीम किसके लिए है, बीच में से क्वेश्चन बनते हैं बेटा ना, मैनुअल स्पेंजर्स के लिए ना। क्लियर हो गई बेटा। क्वेश्चन हर जो मैं बात बताऊंगा उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन हमने सुनना है। और ये पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, इस पीडीएफ को बीच बीच में देखते रहा करो, ठीक है बेटा। अपनी फाइल की कॉपी में नोट बनाने सीखो, उस नोट को वीकली स्टडी किया करो दोबारा, आपको देखना अपनी चीजें समझ गया। कल मुझे ना किसी ने कह दिया, सर इस बच्चे की रीपीयर आई है, इसको पहले रीपीयर पास करनी चाहिए। मैं तो खुल के बात बता देता हूँ, किसी ने अपने कमेंट कर दिया, सर ऐसा नहीं मान लीजिए, इसको पहले रीपीयर की एडवाइस करेंगे, पहले रीपीयर को। मैंने कहा बेटा बात सुन ली, तू मान कि मेरी रीपीयर आई है, तो मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ रीपीयर की तैयारी? 2 घंटे से ज़्यादा देता ही नहीं सब्जेक्ट को। ऐसा बच्चा देखा ही नहीं मैंने जो 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ता हो अपने सब्जेक्ट की। भैया 22 घंटे में से 8 घंटे सोना, थोड़ा बहुत काम करना, 2-2.5 घंटे अगर ये तैयारी कर लेगा ये बच्चा, तो बेटा इसका कैरियर भी बढ़ जाएगा साथ साथ। बूंद बूंद से गड़ा भरना है ना, फिर उसकी तकलीफ ऐसे हो सकता है, ऐसा ही करें। चलो पहले तैयारी करनी है, साथ साथ छोड़नी नहीं है तैयारी। तेरा फर्स्ट टारगेट वो है बेटा, है ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारा, बात समझिए, क्लियर हो गई बेटा। तो हमने साथ साथ ये तैयारी करनी है, तो घर पे चाहे कम पढ़ लेना, घर पे अपना सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है ना बात। तेरी बात नहीं चली थी, तो मुझे तेरी शक्ल देखते याद आ गई ना, कि तेरा सामने होना बेटा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। जो कहते हैं ना भाई, जहाँ जहाँ कंसंट्रेट होती है घूमकर वहाँ चली जाती है ना, तो मेरे दिमाग में रहता है कि इसका पास होना चाहिए पेपर, ताकि ये +2 पे बेस्ड है ना। फिर कहते हैं अभी सारी परीक्षाओं के लिए ऊपर चैलेंज हो जाए इसके पास, तो मेरा एक ही टारगेट है, मैं ये निकाल रहा हूँ। एक बच्चा है, कल मुझे मिला, उसने सरकारी नौकरी में +2 के बेस पे, बता सकते हो कहाँ मिला होगा? सर साहब एयरफोर्स पे मिला, एयरफोर्स स्टेशन पे मिला। उसने ज्वाइन पता कहाँ किया बेटा? सरसा डीसी ऑफिस। मैंने कहा बेटा तू डीसी ऑफिस ज्वाइन किया है, हाँ ना, सबको डीसी ऑफिस में स्टाफ लाया हुआ था। तो उस बच्चे ने +2 के, उसको कहता सर मैं ना +2 के बाद पढ़ाई नहीं, +2 के बाद मैंने छोड़ दी थी, मैंने मन छोड़ दिया था। 1 साल बाद कहता मैंने इधर उधर काम किया, पहले मुझे लगा कि मैं साथ साथ पढ़ नहीं सकता। देखो ये बंदे ने नौकरी कर ली, घर की परिस्थितियाँ देखकर स्टोरी सुनने वाली, मैं तो रोज अच्छी स्टोरी मिल जाता ना कोई,
मैं अपने दिमाग में बिठा लेता हूँ। तो कहने लगा सर मैं 1 साल तो इधर उधर धक्के खाता रहा, फिर मैं किसी दुकान पर प्रॉपर सेट हो गया काम रूम सीख कर, और मेरी तनख्वाह थी कहता 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मुझे मिले। तो कहता मेरा दुकानदार पे काम क्या था कि मैंने सिर्फ चौकीदारी करनी है। चौकीदारी समझ गया ना बेटा, गोडाउन में मुझे नौकरी मिली है, और गोडाउन में मैं वहाँ बैठता था, माल आता था तो मैं ताला खोल देता था, वो माल लगा देते थे, जब माल चला जाता था तो मैं गोडाउन को बंद करके वहाँ बैठ जाता था। तो ये नौकरी मिली थी। कहता मेरे को 10,000 की मिल गई सर, शहर से बाहर था गोडाउन 5 किलोमीटर। कहता मैंने सोचा यार पढ़ना नहीं कुछ ना कुछ ना, हाँ यार ये बिल नहीं बैठे हैं सारा दिन। तो कहता फिर मेरे दिमाग में मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ लिया। मैंने ले ली किताब, कहना मैंने फार्म भर दिया। मैं गया, यहाँ लिखा होता था जो बना, मैंने कहा यार कोई फार्म भर दे यार, प्लस टू के बेस पे। तो कहता उसने मेरे को दिया एसएस कहता ये भर ले ना, निकली नहीं है। तो कहता सर मैं पेपर क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ सारा दिन खाली होता था। अब जिस बंदे ने चौकीदारी करनी है और सिर्फ ताला ही खोलना है बेटा, वो पढ़ाई करने लग गया, पेपर क्लियर कर गया बेटा, सरकारी नौकरी लग गया। कहता जी अब मुझे लगता है कि मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। फिर मैंने उसको दिया टिप्स। मैं कहा भाई तुम अब ना पहले कर बीए, तो मैं बताता हूँ ना, बीए कर ले चाहे बीकॉम कर ले, अगर प्राइवेट कोई दिक्कत नहीं है, आजकल ओपन सारा कुछ कर सकते हो आप। तो बीए कर ले साथ साथ, और फिर मैं कहा तुम जो मर्जी मांगे, तेरे लिए सारा संसार खुला है, तो अफसरों की, अफसर के लिए बीए की क्वालिफिकेशन हर जगह, फिर तेरे लिए सारा संसार खुला है, तुम चाहे आईएएस के ऊपर दे देना यार। बस मैंने तो इतना ही समझाया। मेरा क्या लगा, ये लगा कुछ बेटा, क्या पता कल को बढ़ी जाए, चल आईएएस ना बना, इनकम टैक्स अफसर ही लग गया है बेटा। ये मोटिवेशन मैं इसलिए देता हूँ कि एग्जाम्पलें बड़ी हैं संसार। एयरफोर्स स्टेशन पे मैं ना जाता, वहाँ डीसी ऑफिस का स्टाफ ना आता, समझ गया क्यों बुलाया था? वहाँ पर जितने ऑब्जर्वर लगे ना इलेक्शन में, उन सबको वहाँ बुलाया था। आप भी देखो एयरफोर्स का नजारा है, मोदी आया था ना वहाँ पे बेटा, प्राइम मिनिस्टर आया, तो उनको सिक्योरिटी भी करनी होती है, डीसी ऑफिस की वैसी ड्यूटी लगती है, साथ में वो लेकर जाते हैं यहाँ से ना, उनकी ड्यूटी भी थी। वो कहते हमें भी नज़ारा देखने का मौका मिल गया, मैं भी वहाँ नज़ारा देखने गया वो एयरफोर्स का। तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, सेम स्टोरी रिपीट की थी, दो बार देखने का अवसर मिला बेटा। आई एम लकी। तो देखो बेटा, नमस्ते स्कीम के अंदर क्या करना है, हमने लिखा है नमस्ते स्कीम नेसेसिटेट्स आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोफाइलिंग ऑफ ऑल स्पेसिफिक टैंक्स सीवर वर्कर्स, प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग। इनको ट्रेनिंग भी दोगे था, कैसे साफ करना है यार, कैसे पहन के ड्रेस करना है हमने, और सेफ्टी इक्विपमेंट कैसे लेनी है। पहले मैंने आपको पहली बात कही है कि आप भैया अंदर सुरक्षित भी रहो, अगर बहुत ज्यादा नीचे जाना है तो ऑक्सीजन भी ले जाओ यार, छोटा सा सिलेंडर आता है इतना सा, डाल दो यहाँ, हाँ जैकेट पहनो, डाल दो सिलेंडर, नहीं बेटा जब जान है तो जान, हाँ ठीक है बेटा। तो आर्टिकल बेटा 14-17 इसी चीज के हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाता, बात आपको समझ आएगी, क्यों बेटा, क्लियर। अगला है, इसी टॉपिक को उसने आगे किया है, क्वेश्चन नया बन गया है कि 508 डिस्ट्रिक्ट्स इन कंट्री आर फ्री फ्रॉम मैनुअल स्पेलिंग। 508 जिले तो इससे मुक्त हैं, और मेरा फजल का भी समझ गया। क्यों कहता हूं कि फजल का मैं चाह था बेटा, मैंने वहां जाकर कहा कि भैया मैनुअल स्पेलिंग का लोन ले लो, मैंने सारे सर्कुलर निकाल दिए, एक भी नहीं आया, जब था ही नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्री ऑफ मैनुअल स्पेलिंग, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई। इसका मतलब ये बात है 2019 की है ना, 2018 की, जब मैंने ये पता किया था, क्लियर हो गया। ऐसे मतलब 500 कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे बेटा जो हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये 100 करोड़ की बात करता है बेटा यूनियन बजट में, है ना, नमस्ते स्कीम के अंदर पैसे आए, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी नमस्ते स्कीम पर ही बना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये कहाँ है, एक्सपेक्टेड प्रीलिम क्वेश्चन। प्रीलिम का मतलब पता क्या है कि आईएएस के प्रीलिम में ये क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन आईएएस में आते हैं वो नीचे भी आते हैं, थोड़े सिंपल कर देते हैं। बात क्वेश्चन वही होते हैं
पूछने का स्टाइल थोड़ा हार्ड होता है, यहाँ पर थोड़ा सिंपल होता है। इधर सीधा पूछ लेते हैं कि नमस्ते स्कीम क्या है ना, लेकिन इसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन नमस्ते स्कीम। ये कहता भी पहले कहता हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, बिल्कुल उनका भी बीमा भी करना है, ये नमस्ते स्कीम की है स्कीम, कौन सा दिया है बिल्कुल उसने। दूसरा प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट फॉर मैनुअल स्क्वेंजिंग हाउस स्कीम फॉर रूरल वर्कर्स, डिस्ट्रिक्ट कैश ट्रांसफर्स टू सैनिटेशन वर्कर्स। अभी ये डिटेल में बात करेगा क्या कहना चाहता है। ए आंसर है कि नमस्ते स्कीम के अंदर हमने हेल्थ इंश्योरेंस करना है, बाकी दो पहले की बातें जो हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आंसर लिखता है नमस्ते स्कीम एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स टू सैनिटेशन वर्कर्स इनहांसिंग देयर ओवरऑल वेलफेयर, ताकि उनका ओवरऑल उनका भला हो। ये है। और एक क्वेश्चन और दिया इसने नमस्ते स्कीम पे कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड की फीचर्स ऑफ नमस्ते स्कीम, हाउ डज इट एम टू इंप्रूव लिविंग कंडीशंस ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। ठीक है बेटा, इसमें क्या 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 दिया वो पढ़ लेते हैं। हम लिखता है ऑब्जेक्टिव ये हाईलाइट द स्कीम्स फोकस ऑन डिग्निटी, डिग्निटी होता है इज्जत, है ना, या अपना जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, डिग्निटी का मतलब होता है सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन, ये इन लोगों के लिए है। मेंशन हेल्थ इंश्योरेंस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोविजन ऑफ सेफ्टी हियर, इम्पैक्ट ऑफ लिविंग कंडीशन, डिस्कस हाउ दीज नेवी तीन तरह की सेनाएं होती है ना। नेवी क्या होती है उसका सिमरन राम नेवी जो वो पानी के अंदर चलती है। यस। अंजलि एयरफोर्स क्या होती है? सर ये एरोप्लेन वाले। हैं? एरोप्लेन वाले। एरोप्लेन, यस। हवा, हवा में भी होती है। और पैदल वाली कौन सी सेना होती है? आर्मी, यस, आर्मी। तो उनमें से जो समुद्र वाले हैं ना, पानी के अंदर जो हमारी सेना है उसको कहते हैं नेवी, है ना बेटा, वाटर के अंदर। तो उसका जो चीफ है हमारा नेवी चीफ होल्ड्स टास्क विद स्ट्रेटेजिक टाइज विद ऑफिशियल्स इन ग्रीस। ग्रीस एक देश का नाम है, ग्रीस जो देश का नाम है, ग्रीस के अंदर या ग्रीस के जो अफसर है यहाँ आए हुए हैं, तो हमारे जो नेवी चीफ है उसने उसके साथ टास्क करी हैं कि हम आपस में कैसे एक दूसरे को सहयोग करें, स्ट्रेटजी आपस में कैसे सहयोग कर सकते, कहाँ कर सकते, ये हमारा हेडलाइन है। और अंग्रेजी की लाइन को हमेशा पहले ना पढ़ा दो, कई बार ना यही सेंटेंस वहां पढ़ा होता है उसमें एरर दे देते हैं, मतलब ही कहता हूँ हेडलाइन जरूर पढ़ा देते हैं, ठीक है। टाइज विद है ना, जैसे मान लीजिए इसको टाइज इन कर देंगे, टाइज 2 कर देंगे ना, सेंटेंस वहां पर हो गई, जीके भी हो गई, इंग्लिश भी हो गई। क्यों बेटा? एक सब्जेक्ट दूसरे से रिलेशन रखता है यार। तो बेटा क्या कहते हैं, क्या नाम है भाई इसका? वाइस एडमिरल। देखो ये एडम लगता है ना, तो ये जैसे कर्नल होता है ना, जैसे आम इनके अंदर एडम बोलते हैं, समझ गया? एडमायरल शब्द के एड ऐसे होता है, एडमायर होता है, तो एडम आपा एडम कहेंगे, अपने कर्नल बोलते हैं ना, एयरफोर्स में कमांडर बोलते हैं, कर्नल क्या था, कमांडर था ना वो, एयर कमांडर ना, बताया मैंने बिग ये चलाया हुआ बेटा ना, SU से कोई भी मान चलाए हुए हैं ना, उसको मेडल भी मिले हुए हैं, समझ गए? दिखाते हैं, लगे होते हैं मेडल, मिलते हैं ना सामने मेडल लगे हैं, सेवा मेडल, पुराना मेडल ना बेटा, विशिष्ट मेडल। तो बेटा ये जो त्रिपाठी है इसने बात करी है किससे? ग्रीस के जो लोग आए हुए हैं, और हमने फोकस किया है, हमारा क्या फोकस है बेटा? कि हम कैसे आपस में, देखो लिखा है ना, ग्रीक PM विद सोपिक, ये नाम है उसका, टू विजिट इंडिया ऑन 2 days स्टेट विजिट फ्रॉम 21 फरवरी। ये पुरानी है, ये पुरानी मतलब कहने का भी ये
पुरानी बात कर रहा है, तब आया होगा तो हमने इससे बात की होगी। ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर, ग्रीक बोलते हैं ना, ग्रीक प्राइम मिनिस्टर, ये जब आया था तो उसका मकसद क्या था, वो बात दोबारा चल रही है ना बेटा। तो ये कहता है कि इट वुड बी फर्स्ट विजिट टू इंडिया बाय ए हेड ऑफ, ये फरवरी में आएगा, ये क्या ही कहना चाहता है ना, फरवरी 21 में आ गया ये। तो 15 सालों के अंदर ये फर्स्ट विजिट थी प्राइम मिनिस्टर ग्रीस। ये फोटो देखो, ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर, नाम क्या इसका, काइरोक्स मित्सोताकिस। नाम आपने नाम ही बोलने आते हैं ना, जैसे अपने साउथ के नाम होते नहीं बोल पाते ना आप, बकट बकट चलाइए मना वगैरह लेते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं। तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ग्रीक प्राइम मिनिस्टर बंद करके दोबारा चला